हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का 5th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इंटू वी क्रॉस बी। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, हम एक करंट कैरिंग वायर को हम ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लगता है, किस तरह के उसका क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जे मेंस लेवल के और जे एडवांस लेवल तक, वो सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर सारा कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे। आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है और जब कॉन्सेप्ट लिखा हो तो उसको नोट करना और क्वेश्चन आए उसको पॉज करके ट्राई कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अब जब भी हमारे पास मूविंग चार्ज हो, जैसे क्यू लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, मूविंग चार्ज, ठीक है। तो जब भी मैं इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनसाइड है, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। वो फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड देखा था और डायरेक्शन देखा था वेक्टर फॉर्म में, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये क्या था, एक सिंगल चार्ज था जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा था। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं करंट कैरिंग वायर। तो हम क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर को ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से। जब हम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसके अंदर हम लेंगे करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर मतलब जो फोर्स लगेगा क्यों। तो देखो, करंट कैरिंग वायर के अंदर बहुत सारे इस तरह से मूविंग चार्ज होते हैं। तो एक मूविंग चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे चार्जेस है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका फ्लो क्या होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ फ्लो करेगा। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा और तभी जो है करंट फ्लो करता है। करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन हमने पढ़ा होगा, वो मतलब मूविंग मतलब नंबर ऑफ चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, उसको हमने बोला था करंट। तो इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं और चार्जेस की फ्लो करने की स्पीड भी हमारे पास पता है हमको। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, वीडी, जो कि होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है कि नहीं। इसको नोट करते जाओ सब कुछ पॉइंट्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अंदर करंट कैरिंग वायर के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनकी फ्लो करने की स्पीड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारे पास चार्जेस का फॉर्मूला भी एक चार्ज का ये फॉर्मूला है, तो उसी को हम पूरे करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगाएंगे और निकालेंगे कि करंट कैरिंग वायर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, ठीक है। कितना फोर्स लगता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ पर क्या है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसकी वेलोसिटी भी। या तो अगर पॉजिट्रॉन कंसीडर करूँ मैं, जैसे कि पॉजिटिव पार्टिकल कंसीडर करूँ, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी रहेगी वीडी वेलोसिटी, वो करंट के डायरेक्शन में रहेगी। तो हम किसी से भी डेरिवेशन कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन से लेके करें चाहे पॉजिट्रॉन से लेके करें, हम अपना डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। और फोर्स निकालेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। मतलब क्या है कि इसको करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसे कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ वो चेंज हो जाएंगे, उनका डिफ्लेक्शन। मीन्स नॉर्मली ऐसा होगा, क्या पता बाद में कुछ ऐसा हो जाए, ये वायर फोर्स लगा समझ लो ऊपर की तरफ, अगर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो वायर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा उस हिसाब से इसमें चेंजेस भी आ जाते हैं इसके शेप में। तो वही उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। एक चार्ज का हमको पता है, हम सारे चार्ज की वजह से यहाँ पर हम निकालेंगे उसका करंट। देखो किस तरह से उनको हम प्रोसीड करते हैं। तो ये था स्टार्टिंग का मतलब लेक्चर का इंट्रोडक्शन कि करने क्या वाले हैं और करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्यों फोर्स लगता है। बिकॉज उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर लेता हूँ जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। मैं यहाँ पर एक रैंडम केस ले लेता हूँ जिसमें करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। ओके, और मान लेते हैं कि इस जो वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो आई, मान लेते हैं वायर पर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब देखो करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ फ्लो करेंगे, है कि नहीं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ रहेगी। लेकिन अगर मैं पॉजिट्रॉन कंसीडर करूं, अगर मैं पॉजिट्रॉन कंसीडर करता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन की देखो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है आई, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो पॉजिट्रॉन्स होंगे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द करंट होगी। अच्छा, मैं पॉजिट्रॉन इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज पॉजिट्रॉन की जो स्पीड है ना वो करंट मीन्स पॉजिट्रॉन का जो क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो करंट के डायरेक्शन में है। तो क्या है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा डेरिवेशन करने में। बाकी तो ले लूँगा इलेक्ट्रॉन से, उससे भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, खाली आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा बस, बाकी सब तो केस सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ पॉजिट्रॉन ही कंसीडर करता हूँ जिसका डायरेक्शन जो है करंट के अलॉन्ग है। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखो करते क्या है, हमको देखो यहाँ पर बहुत सारे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर या बहुत सारे पॉजिट्रॉन्स है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, एक चार्ज के ऊपर कितना लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, है ना, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन कंसीडर करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन, सारे पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पॉजिट्रॉन कंसीडर करूँ तो देखो उसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है। तो देखो मैं क्या करता हूँ वी क्रॉस बी करता हूँ। देखो वी क्रॉस बी, वी से लेके देखो इसकी स्पीड इस तरफ है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसकी स्पीड है इस तरफ करंट के अलॉन्ग। तो मैं वी क्रॉस बी करता हूँ, देखो वी क्रॉस बी करता हूँ तो फोर्स लग रहा है इनसाइड, वी क्रॉस बी करता हूँ तो फोर्स लग रहा है इनसाइड। तो मैं अगर फोर्स ऑन वन पॉजिट्रॉन निकालना चाहूँ तो फोर्स ऑन, ठीक है, फोर्स ऑन वन पॉजिट्रॉन निकालना चाहूँ तो फोर्स कितना आएगा, वो F इक्वल टू आ जाएगा dF, छोटा वेक्टर dF लेता हूँ, इक्वल टू आ जाएगा E इंटू वी डी क्रॉस बी, क्योंकि कौन सी स्पीड से मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, वी डी लिखूंगा। हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन भी पता है, ठीक है। हमको क्या पता होता है कि I इक्वल टू होता है वी डी ई एन, आपने पढ़ा भी होगा ये, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या है। बिकॉज हमको यहाँ पर पॉजिट्रॉन तो दिया नहीं रहेगा, हमको सिर्फ करंट की वैल्यू दी रही होगी, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वो हम करंट रिलेशन को हम उस तरह से वहाँ पे वो सब करेंगे। तो ये क्या है, फोर्स ऑन वन पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन्स इस तरह से हैं तो हमको उसके ऊपर सारे फोर्स निकालना है। तो हम करेंगे क्या, देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक एलिमेंटल रीजन लेंगे। हम यहाँ पर देखो मान लेता हूँ ये वायर का लेंथ L है, मान लेता हूँ पूरे वायर का लेंथ L है, तो पूरे लेंथ में हमको निकालना है मतलब फोर्स। लेकिन हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर लेंथ लेते हैं, इस तरह से छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ है, ये क्या है, DL लेंथ है। क्या है ये, DL लेंथ है, ठीक है, ये छोटा सा लेंथ है DL। तो ये DL में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये छोटा सा लेंथ हमने ले लिया DL। अब उस DL के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो क्या करता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, मैंने क्या लिया है, एक एलिमेंटल रीजन लिया है, एलिमेंटल रीजन, ठीक है। इस तरह से मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल रीजन ले लिया जिसका लेंथ है DL। ओके, उसमें से मैंने छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो फोर्स ऑन द DL रीजन निकालता हूँ, उसको मैं पूरे वायर के लिए मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, फोर्स ऑन एलिमेंटल रीजन, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि इस एलिमेंटल रीजन के अंदर कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लेता हूँ कि इस एलिमेंटल रीजन के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n क्या दिखा रहा है,
कि एलिमेंटल रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पर कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं फोर्स लिखना चाहूँ, यहाँ पर फोर्स लिखना चाहूँ, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर अब मैं फोर्स लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं n टाइम्स ऑफ E इंटू वी डी क्रॉस बी। क्योंकि अगर एक समझो, अगर इतने रीजन के अंदर एक पॉजिट्रॉन होता तो उसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है। तो यहाँ पर अगर n पॉजिट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर अगर n E प्लस लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे n, अगर यहाँ पर n E प्लस है तो इसके ऊपर कितने फोर्स लगेगा, n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक पे इतना है तो n में उतने लगेगा, है ना। अब हमको ढूंढना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कितने हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन कितने हैं हमको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका जो देखो लेंथ इसका L है, और मान लेते हैं ये वायर का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, ठीक है। वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, वो A है। अब ये सब मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, देखो करंट के फॉर्मूले में भी एरिया वाला टर्म आता था। तो वायर का यहाँ पर कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसको हम A ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वायर का जो वॉल्यूम होगा dV, उसको मैं लिख देता हूँ ना A इंटू डी एल। वायर का वॉल्यूम क्या होगा dV, A इंटू डी एल। अब देखो हमको एक और टाइम पता होता है n हमको स्मॉल n पता होता है, जो कि होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ले, मतलब सिंगल एक यूनिट वॉल्यूम ले तो उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हमने डिफाइन किया था n से। याद है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने बोला है n। तो हमारे पास इतना वॉल्यूम है, हमारे पास कितना वॉल्यूम है, A इंटू डी एल वॉल्यूम है। तो A इंटू डी एल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो समझाता हूँ आपको। अगर हमारे पास एक वॉल्यूम हो तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम, और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, हमारे पास कितना वॉल्यूम है, हमारे पास A इंटू डी एल वॉल्यूम है। तो A इंटू डी एल वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, A इंटू डी एल इंटू n, है कि नहीं। तो मतलब इतने रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने रीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A इंटू डी एल इंटू n। मतलब यही वैल्यू क्या है, हमारी n की वैल्यू है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना इसके अंदर। तो हमने बोला कि एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जितना ये वॉल्यूम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, A इंटू डी एल इंटू n। तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो n की वैल्यू हमको क्या मिल गई, A इंटू डी एल इंटू n। तो यहाँ पर लिखो n की वैल्यू हमारे पास मिल गई, कैपिटल N की वैल्यू A इंटू डी एल इंटू n, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, n की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो DF इक्वल टू A इंटू डी एल इंटू n। तो यहाँ पर लिखो n की जगह पर A इंटू डी एल इंटू n। ये E तो है ही यहाँ पर, ठीक है, E तो है ही यहाँ पर, और अंदर बचा है VD क्रॉस B, ठीक है, VD क्रॉस B, ओके। अब देखो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर अंदर देखो वेक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, और हमने एक डीएल लेंथ डिफाइन किया है, डीएल लेंथ। और यहाँ पर डीएल जो है ना, ये वेक्टर है, देखो मैंने उसके ऊपर वेक्टर लगाया, ये क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि जो डीएल है, ये जो मैंने वेक्टर लिया है, ठीक है। तब मैं देखो क्या करता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, डीएल वेक्टर, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ये भी इस तरफ मूव कर रहा है पॉजिट्रॉन का, और डीएल वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं एन ई ए और वी डी में बाहर निकाल लेता हूँ, और अंदर लिख देता हूँ मैं डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो मैंने देखो यहाँ पर डीएल जो है इसको मैंने अंदर डाल दिया, वी डी को मैंने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो ये जो टर्म है एन ई ए वी डी,
ये जो टर्म है हमारा किसके इक्वल है, देखो NEAVD, ये हमारा टर्म इक्वल है करंट के इक्वल। लेकिन इसको मैं करंट के इक्वल तभी लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से देखो, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, VD के ऊपर क्या लगा था, वेक्टर लगा था। तो यहाँ पर VD को मैं मतलब करंट के इक्वल तभी रख सकता हूँ जब करंट के डायरेक्शन में हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो। तो मैंने यहाँ पर पॉजिट्रॉन कंसीडर किया था, तो यहाँ पर देखो करंट के डायरेक्शन में होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन सोचो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेता तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगाता, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाता, तो यहाँ पर जो DL वेक्टर है उसको अगर मेरे को करंट के डायरेक्शन में लेता हो तो यहाँ पर भी नेगेटिव आता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, उसकी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बिकॉज करंट का डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा करंट के इक्वल और अंदर आ रहा है मेरा DL क्रॉस B, अंदर आ रहा है मेरा DL क्रॉस B। ये मेरी किसकी वैल्यू आ रही है, ये मेरी वैल्यू आ रही है DF, फोर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। स्मॉल फोर्स कितना आ रहा है वायर के ऊपर, I इंटू DL क्रॉस B। अच्छा यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि देखो बिकॉज जो फोर्स का डायरेक्शन है वो DL क्रॉस B से हमको मिल रहा है कि नहीं, है कि नहीं। देखो DL वेक्टर कहाँ है, DL वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब ये है देखो ये मेरा DL वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैं कल DL क्रॉस B कर रहा हूँ, DL क्रॉस B, तो मेरा फोर्स जा रहा है इनसाइड। देखो मैं DL क्रॉस B करता हूँ, DL क्रॉस B, तो फोर्स जा रहा है इनसाइड। और हमने पहले भी निकाला था, हमने ये फॉर्मूला से निकाला था V क्रॉस B करके, तो V क्रॉस B कर रहा था तो भी फोर्स जा रहा था इनसाइड। मतलब यहाँ पर हमने जो लिखा है DL क्रॉस B ये हमारा करेक्ट है। नहीं तो यहाँ पर B क्रॉस DL भी हो सकता था, है कि नहीं। अगर बिकॉज अगर हमारा डायरेक्शन अपोजिट आता फोर्स का तो यहाँ पर हम B क्रॉस DL लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है इसका DL क्रॉस B आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि B क्रॉस DL मत लिख देना, ओके। यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर DL आएगा और यहाँ पर B आएगा, ओके। अब हमको छोटा सा फोर्स मिला है एक एलिमेंटल रीजन के अंदर, हमको छोटा सा फोर्स मिला है एक एलिमेंटल रीजन के अंदर। अब उस एलिमेंटल रीजन को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम DF फाइंड करेंगे 0 से लेके F तक, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम I इंटू यहाँ पर हो जाएगा DL क्रॉस B, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है अभी तक, तो वैसे भी वेक्टर बाहर के आ जाएगा, तो यहाँ पर जो DL हो जाएगा उसको अगर हम 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F वेक्टर वो हो जाएगा I इंटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू L क्रॉस B। मैंने इसको सिर्फ वेक्टर फॉर्म में रखा है, आप मैग्नीट्यूड में लेके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको वेक्टर फॉर्म में रखा है। तो मेरा जो फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, I इंटू L क्रॉस B। ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला है ऑन द करंट कैरिंग वायर। इतना डेरिवेशन हमने किया। देखो हमने क्या किया, पहले एक पॉजिट्रॉन पे हमने निकाल लिया फोर्स, ठीक है। अब हमने एक एलिमेंटल रीजन लिया जहाँ पर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो जब हमने मान लिया कि उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे हमने फोर्स निकालना चाहा तो हमने उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब n इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हम उसको निकाला हमने कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है n। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, A इंटू DL इंटू n। तो उसके ऊपर से हमने ये निकाला, तो यहाँ पे हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू करंट की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की वहाँ पे, तो ये फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा करंट की वैल्यू इसलिए सब्स्टिट्यूट की बिकॉज हमको करंट की वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर हमको ये थोड़ी दिया रहेगा कि कितनी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितनी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स कितने उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, करंट से, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी फॉर्मूला आ रहा है I इंटू L क्रॉस B। अब ये फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा आगे चर्चा करते हैं हम। देखो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या आया है, फोर्स का फॉर्मूला है I इंटू L क्रॉस B, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, I इंटू L क्रॉस B। सबसे पहली बात कि जो मेरा DL वेक्टर है डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द करंट,
क्योंकि अगर डीएल को हम करंट के अलॉन्ग नहीं लेते तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट आ जाता है, तब हमारा ये केस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि डीएल का जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द करंट होगा, ठीक है। डीएल का डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द करंट होगा। और दूसरी बात है कि इसके अंदर हमारे जो फोर्स का फॉर्मूला है एल क्रॉस बी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तभी हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला था। और तभी इसका फॉर्मूला हम इसको देखो, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। और हमारे पास मोस्टली जो केस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसके अंदर जो एल वेक्टर, इफ एल वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आ जाता है आई इंटू बी एल। आई एल भी याद रखो, आई बी एल याद रखो, बी आई एल कुछ भी याद रखो, लेकिन जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ज़्यादातर हम यही केस यूज़ करते हैं कि जहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होता है। लेकिन हमने जनरल केस निकाला है ये फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ध्यान रखना थीटा किसके बीच में एंगल है, ये भी बात ध्यान रख लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एल वेक्टर क्या है कि जहां पर करंट फ्लो कर रहा है वही मेरा एल वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में मेरा एल वेक्टर होगा, है ना। हमने लेंथ वेक्टर लिया यहाँ पर, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। और थीटा किसके बीच में एंगल है, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, और किसी के बीच में एंगल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला है आई इंटू एल क्रॉस बी, बी क्रॉस एल दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा उसका, बिकॉज फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें इसके अंदर ध्यान रखनी थी। हम देखो 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमको ये फोर्स का डायरेक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है इस तरह से, जिसके अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब बताओ मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको फोर्स निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से निकालेंगे, हमको करना क्या है, हमको एल क्रॉस बी करना है। देखो एल क्रॉस बी हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे और हम एल से लेके बी तक मूव करेंगे। जैसे हम अभी क्यू वी बी हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर हम वी क्रॉस बी करते थे, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है एल क्रॉस बी, तो हम एल से लेके बी तक जाएंगे। और एल वेक्टर हमारा डायरेक्शन इन द करंट है, मतलब हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड तक जाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो करंट के डायरेक्शन में रखा है मैंने थंब, और मैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है ना। देखो क्या होता है, देखो दूसरा मार्कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ मैं। दूसरा मार्कर कहाँ गया, ओके। तो देखो हमारे पास ये दूसरा मार्कर है, ठीक है। तो करंट देखो सपोज इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, है ना। करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तो मैं वो करना क्या है मेरे को, देखो बिकॉज जहाँ आई है वहीं डीएल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा, जहाँ करंट वेक्टर है वहीं पर ही डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो मैं वो क्या करना क्या है, डीएल क्रॉस बी, तो डीएल क्रॉस बी करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो डीएल क्रॉस बी करता हूँ, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ऑन द करंट कैरिंग वायर। मतलब ये वायर का कुछ देर बाद इस तरह से कुछ डायमेंशन हो जाएगा, बिकॉज फोर्स उसका लग रहा है ऊपर की तरफ ना, इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से हो जाएगा बाद में, क्योंकि यहाँ से वो फोर्स उसको खींच रहा है, ओके। अच्छा तो ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम। इसी तरह से आपको एल क्रॉस बी करके आपको डायरेक्शन निकालना होता है, ओके। अब मान लेते हैं कि देखो हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दी है,
और हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो करंट का डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया है, बदल दिया है करंट का डायरेक्शन। तो अब इसका जो डीएल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा, इस तरफ। तो मेरे को डीएल क्रॉस बी करना है, तो डीएल क्रॉस बी किस तरह से करूँगा, मैं डीएल वेक्टर की तरफ अपना हाथ रखूँगा और बी वेक्टर अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है इस तरफ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन किससे निकाला जाता है, डायरेक्शन निकाला जाता है राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है सिंपली, ठीक है। तो हमारा जो है फोर्स का डायरेक्शन निकल जाएगा, जहाँ पर अपना थंब पॉइंट करेगा वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। एल किसके डायरेक्शन में होगा, अलोंग द करंट, बार बार बता रहा हूँ आपको। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस बार क्या करना है, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ठीक है। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, 30 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमको बताना है। मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ जो है एल है और मान लेते हैं कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, ठीक है। तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे को बताना है, ठीक है। आपको पहला होगा क्या बोलते हैं, बी आई एल साइन 30, दूसरा होगा बी आई एल, तीसरा होगा बी आई एल 2BIL, ओके। चौथा होगा बी आई एल साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या 30 डिग्री एंगल दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा BIL इंटू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 30 वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, ट्विस्ट। ये वाला हमारा आंसर है ही नहीं, BIL साइन 30, बिकॉज ध्यान से देखो मैंने 30 डिग्री एंगल किसके ऊपर बनाया है, हमारा जो एंगल होता है BIL साइन थीटा, वो थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। यहाँ पर देखो ये मेरा L वेक्टर का डायरेक्शन होगा अलोंग द करंट, है ना, ये मेरा L वेक्टर का डायरेक्शन है, और B वेक्टर तो है इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड है ना। तो L क्रॉस B करूँगा तो L क्रॉस B दोनों कितने डिग्री एंगल पर हैं, यहाँ पर L एंड B आर एट 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ये 30 डिग्री एंगल मैंने क्या ड्रॉ किया, तो मैंने सिर्फ रैंडम सा एक ड्रॉ कर दिया इस तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड द लेंथ वेक्टर, ये बात ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड तो है इनसाइड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इस तरह से है, तो दोनों वैसे 90 डिग्री पर है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इस प्लेन में कोई भी एंगल पर रखूँ वायर तो पूरा 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो केस है मेरा BIL, मेरा आंसर क्या आएगा, F इक्वल टू मेरा आएगा BIL साइन, यहाँ पर हो जाएगा 90, तो मेरा आंसर हो जाएगा BIL, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, BIL। आपको ध्यान रखना है कि थीटा किसके बीच में एंगल है, L वेक्टर और B वेक्टर के बीच में। तो कभी भी आपको कंफ्यूज करे तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कभी भी आपको वैल्यू दिया रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तब क्या करते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। देखो अब क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर। ठीक है,
अच्छा यदि बात ध्यान रखो, अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं सबके अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो केस बदल जाता है, ठीक है। तो सबके अंदर हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हम लास्ट में लेंगे। अभी मैं जितनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म। ओके, मतलब जितने भी केस ले रहा हूँ, जब तक मैं सिखा नहीं रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म का, तब तक मैं जितने भी केस लूँगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ही होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करता हूँ मैं, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वायर लेता हूँ जिसका शेप कुछ इस तरह से है। ये है मेरा वायर, ठीक है। मान लेता हूँ ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर, मतलब ये वायर के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमको फाइंड कर लेना है। यहाँ पर देखो हमको दो तरह के वायर दिख रहे हैं, एक वायर है, ये वायर है। तो दोनों के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस वाले इस रीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो इस वाले वायर की बात करूँ तो करंट जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कि वायर है, इसका लेंथ जो है एल है। मान लेते हैं ये लेंथ जो है एल है और मान लेते हैं कि ये भी लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। इसका जो वायर है उसका लेंथ जो है एल है, मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एल वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द करंट होगा, तो मेरे को एल क्रॉस बी करना है। तो देखो मैं एल क्रॉस बी करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो एल क्रॉस बी करता हूँ। देखो एल क्रॉस बी, तो फोर्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, फोर्स इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर सपोज इसको F1 बोलता हूँ, ये मेरा F1 फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, आई इंटू एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी आई इंटू एल। और यहाँ पर देखो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, लेंथ है इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर बी आई एल साइन 90, तो जो कि मेरा यही हो जाएगा बी आई एल, ये मेरा F1 की वैल्यू है। अब देखो दूसरा वायर है इस तरह से, मतलब उसी वायर का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एल क्रॉस बी, तो ये मेरा एल का वेक्टर और बी अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो फोर्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, फोर्स पॉइंट कर रहा है इस तरफ ऊपर की तरफ, ये मेरा फोर्स है F2, ठीक है। तो F2 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, F2 का मैग्नीट्यूड होगा बी आई एल, बिकॉज इसके और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है नेट फोर्स, बिकॉज यहाँ पर दोनों फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, तो हमको नेट फोर्स फाइंड करना होगा ना। तो देखो एक फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, ये मेरा F1 है, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये मेरा F2 है। हमको फाइंड करना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का नेक्टर, बिकॉज ये दोनों कितने डिग्री एंगल पर हैं, दोनों 90 डिग्री एंगल पर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू है बी आई एल, F2 की वैल्यू है बी आई एल, दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो यहाँ पर सपोज दोनों को लिख देता हूँ मैं F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आई एल। तो मेरा हो जाएगा आंसर √2 टाइम्स ऑफ बी आई एल। और उसका नेट डायरेक्शन क्या होगा, उसका नेट डायरेक्शन होगा, देखो इन दोनों का नेट सम कहाँ आएगा, इन दोनों का नेट आएगा इस तरफ, ये मेरा F नेट, ठीक है। तो इन दोनों का फोर्स का नेट डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इस तरफ से, ये मेरा F नेट डायरेक्शन है, ओके। इस तरफ इसका डायरेक्शन आ रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है नेट। लेकिन देखो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट तरीके से। तो देखो किस तरह से सॉल्व करना होता है उसको। तो यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, देखो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट इन दोनों के बीच में एक इस तरह से वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये मेरा एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या है मेरा शॉर्टकट ट्रिक,
करना क्या है कि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इनिशियल से लेके फाइनल तक मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा लेंथ हो जाएगा ये L कितना हो जाएगा, बिकॉज ये L है, ये L है, तो ये हो जाएगा मेरा √2L, ठीक है। ये L होगा, ये L होगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा √2L। अब मैं क्या करता हूँ, जो A से लेके B तक हमने कनेक्ट किया है, इसकी वजह से हम फोर्स निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करता हूँ, DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इसका फोर्स लग रहा है कुछ इस तरफ, है ना। यहाँ पर देखो ये A पॉइंट B है, तो इसका फोर्स लग रहा है कुछ इस तरफ F। यहाँ पर इसका मैं फोर्स निकालूँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड है B, करंट है इसके अंदर I, और लेंथ कितना हो जाएगा, बिकॉज ये लेंथ L है, कितना लेंथ है √2L, यहाँ पर हो जाएगा √2L। और मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर sin 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर F वेक्टर के आंसर क्या आएगा, हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ BIL, ठीक है। अभी इसका हमारा F नेट का आंसर क्या आया था, इसका हमारा जो F नेट का आंसर आया था वो भी क्या आया था, √2 टाइम्स ऑफ BIL। और अभी हमने इस मेथड से निकाला, उसका भी आंसर क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ BIL। तो हम इस तरह से आपको करना होता है। आपको करना क्या है कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ, हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आता है। मैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो, तो मतलब इसका और इसका आंसर दोनों सेम आ गया, तो आपको इसी मेथड से करना है। आपको करना क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, और आपको जो है उस तरह से आपको फोर्स निकाल लेना है। तो पहले आपको मैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लेते हैं इसके हमारे पास एक रैंडम शेप का करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक रैंडम शेप का करंट कैरिंग वायर है A से लेके B तक। अब हमको मान लेना है इसके अंदर हमको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे, यहाँ पर ये जो लेंथ होगा वायर का, पूरा ये लेंथ है वायर का। तो देखो हम क्या करेंगे, हम DL लेंथ का सबका इंटीग्रेशन करेंगे। तो याद रखना, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, F इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, NEAVD, और हमने अंदर लिखा था ना DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो हमने यहाँ पर DL को इंटीग्रेट किया था दोनों तरफ। तो समझो, हम जब DL को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ देता है। मतलब अगर यहाँ से लेके अब यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो लेंथ का आंसर आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट लेंथ देता है, वो पूरा लेंथ का आंसर नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पर जो DL है ना, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आंसर हमारा डिस्प्लेसमेंट लेंथ देता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे लेंथ का आंसर ये इस तरह का आंसर देगा। ये है मेरा DL, ये है मेरा L, जो कि है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब यहाँ पर जो थोड़े थोड़े फोर्स रहेंगे इस तरफ, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर जो आंसर आता है हमारा नेट आंसर, वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का आंसर क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट लेंथ देता है। या तो आप इसको वेक्टर से समझना चाहो तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास अपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है। ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा है कि आपके पास ये एक वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। तो जैसे कि हमारे पास ये A वेक्टर है, हमारे पास ये B वेक्टर है। अगर हमको दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करते थे, इन दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करते थे। तो A और B, तो यहाँ पर इस तरह से हम उसको फाइनल पॉइंट कनेक्ट करके ये हमारा होता था रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। उसी तरह से समझो यहाँ पर एक वेक्टर समझ लो, इसको दो वेक्टर समझ लो। इसका अगर रिजल्टेंट मेरे को फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं उसको इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा, तो उस तरह से वो मेरा आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। हमको नेट फोर्स फाइंड करना होता है, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पर ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। आप इसको पॉलीगॉन लॉ से भी समझ सकते हो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ से भी समझ सकते हो,
ठीक है, मतलब मेरे को ए से लेके बी पॉइंट तक कोई मेरे को फोर्स निकालने बोले तो मैं क्या करूंगा, उसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ दूंगा, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो उसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर के ऊपर मैं फोर्स निकाल लूंगा, तो वही फोर्स मेरा आ जाएगा इस तरह से, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल देखो दोनों का आंसर सेम ही है, हमने इसको प्रूफ कर लिया। देखो हमने इसका फोर्स निकाला, इसका फोर्स निकाला और दोनों का हमने नेट सम किया तो √2BIL आया था, है ना। उसी तरह से इसका जो आंसर आ रहा था वो भी √2BIL आ रहा था। मतलब डिस्प्लेसमेंट लेंथ से आंसर निकालो, चाहे पूरे लेंथ को आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालो, आपका दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। यहाँ पर देखो छोटे छोटे बहुत सारे डीएल वेक्टर्स हैं, देखो डीएल वेक्टर है, तो ये सारे डीएल वेक्टर को अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा ना, ये सारे डीएल वेक्टर देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो हमारा आंसर जो आता है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग ही आता है। यहाँ पर देखो ए वेक्टर हो, बी वेक्टर हो, सी वेक्टर हो, डी वेक्टर हो, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा जो आंसर होता है वो फाइनल, ये मेरा आंसर है रिजल्टेंट, ये मेरा ए है, बी है, ये सी है, डी है, तो जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करता है ना, वही मेरा होता है फाइनल आंसर, रिजल्टेंट वेक्टर। उसी तरह से इसके अंदर भी वही केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो एग्जांपल देता हूँ कि मान लो हमारे पास इस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर जिसका रेडियस r है। ठीक है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास सेमी सर्कुलर वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मेरे को फोर्स निकालना होगा, देखो F फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला BIL sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो सपोज लो B है, और मान लो इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये B और I ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो लेंथ क्या लेंगे बताओ। यहाँ पर लेंथ आप πr लोगे या आप लेंथ 2r लोगे, कौन सा लेंथ लोगे, ये 2r, ये r है, ये r है, ये पूरा हो जाएगा 2r, ये मेरा a पॉइंट है, ये मेरा b पॉइंट है। ठीक है, लेंथ क्या लोगे, 2r लोगे कि πr लोगे, πr तो इसका पूरा लेंथ हो जाएगा, लेकिन हमको कौन सा लेंथ लेना है, हमको लेना है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लेंथ कौन सा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो इसी लेंथ को हम लेंगे, जो कि हो रहा है मेरा आंसर 2r। ठीक है, और साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड और लेंथ वेक्टर है इस तरफ, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा साइन 90। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 × BIR, इस तरह से इसका आंसर आता है। आपको लेना है क्या, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। अच्छा, इसी के ऊपर से एक क्वेश्चन बनता है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, इसी के ऊपर से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया ना डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेना होता है किस तरह से। तो इसी के ऊपर से आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर मान लो एक पूरा सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरा सर्कुलर वायर जिसके अंदर सपोज करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ आप। तो इसका जो नेट फोर्स आएगा ना, वो नेट फोर्स आएगा 0। वो 0 इसलिए आया बिकॉज जो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, वो क्या है 0। मतलब मान लो कि आप इस पॉइंट से शुरू किए, ए पॉइंट से, तो आप घूम फिर के देखो यही पॉइंट पे आ जाओगे, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, है कि नहीं। अब यहाँ से शुरू किए तो आप पूरा देखो घूम फिर के वापस इसी पॉइंट पर आ जा रहे हो। इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है 0, तो यहाँ पर F = BIL साइन 0 BIL साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो L वेक्टर है वो 0 है, तो यहाँ पर जो फोर्स आ जाएगा मेरा वो 0 आ जाएगा। इसको कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे फोर्स लगेगा इस तरफ F है ना, जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स लगा इस तरफ। देखो यहाँ पर सपोज करंट इस तरह से I फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स लगेगा ऊपर। यहाँ पर देखो करंट नीचे की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स लगेगा इस तरफ बाहर की तरफ। यहाँ पर करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर
तो एल क्रॉस बी कर रहा हूँ तो फोर्स लग रहा है नीचे। तो यहाँ पर जितने भी फोर्स लगेंगे ना सब, ये सारे फोर्स इंडिविजुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सारे फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका नेट आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसलिए डायरेक्टली आप समझ जाओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0। लेकिन सारी कहानी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कहानी बदल जाएगी पूरी। आप कहीं बुक पे कहीं साइड पे और नोट करके लिख लो कि जितनी भी कहानी है ये सारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन में क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह से बनाता हूँ मैं, ओके। यहाँ से इस तरह से मैंने लिया और ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। यहाँ पर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इस तरह से। तो बताओ इसके अंदर अब क्या होगा, नेट आंसर क्या होगा। देखो ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे ए से लेके बी तक, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे। और इसका जो हम क्या करेंगे, सपोज मान लेंगे इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो जिसका जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, एफ नेट। तो एफ नेट की वैल्यू होगी, सपोज इसका लेंथ एल और ये स्क्वायर है, तो सारे का लेंथ एल हो जाएगा। तो इसका नेट आंसर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन 90 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो फोर्स समझो कि यहाँ पर इसका फोर्स किस तरफ आएगा, इसका फोर्स आएगा इस तरफ। देखो एल क्रॉस बी, तो फोर्स आ रहा है इस तरफ, एल क्रॉस बी कर रहा हूँ, मतलब देखो करंट का डायरेक्शन लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो एल क्रॉस बी फोर्स आया इस तरफ। इसका फोर्स किस तरफ आएगा, देखो एल क्रॉस बी कर रहा हूँ तो फोर्स आ रहा है इस तरफ, एल क्रॉस बी। देखो करंट के डायरेक्शन में थम ये लिया और देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर रहा हूँ तो फोर्स कहाँ आ रहा है, इस तरफ। तो यहाँ पर फोर्स आ रहा है इस तरफ इसका। देखो ये जो फोर्स है दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेगा सिर्फ इस वायर की वजह से बचेगा, तो इस वायर की वजह से फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, जिसका आंसर आ जाएगा एफ इक्वल टू बी आई एल। मतलब हमने जो आंसर निकाला है नेट फोर्स वो सही है, ठीक है। तो आपको ये समझ पड़ा होगा। अच्छा एक और कंफ्यूजन होती है बच्चे को, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप 3 स्टार पॉइंट दे सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके। स्क्वायर थोड़ा स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि ए बी सी डी साइड है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, मान लेते हैं कि मैंने इसको यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा मेरा, बताओ। क्वेश्चन है मेरा इसके अंदर कि नेट फोर्स कितना होगा। मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो एल है, मान लेते हैं इसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। तो ये वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वही मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये L/2 है, ठीक है। तो ये वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वही मेरे को जानना है। और मान लेते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ लो यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, सपोज यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स होगा वही आप निकाल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको लगेगा कि यहाँ पर एक क्लोज लूप है, सबसे पहली बात आपको लगेगा यहाँ पर क्लोज लूप है, तो इसके अंदर जो है कि मेरा नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो 0 है ही नहीं, नेट फोर्स है वो 0
नहीं है। ठीक है, ये मेरा आंसर है, ये रॉन्ग आंसर होगा। बिकॉज यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो बैटरी कनेक्ट करने से नेट फोर्स जीरो क्यों नहीं आ रहा है? आप बोलोगे कि आपने बोला है कि कोई भी केस हो, अगर क्लोज लूप हो तो नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन आप ध्यान से समझो यहाँ पर कि यहाँ से करंट आई आया है, देखो यहाँ से जो करंट आई आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे करंट जाएगा I1 और यहाँ पे करंट जाएगा I2, है ना। तो यहाँ पे पूरा I2 आया, यहाँ पे पूरा करंट I1 आया, तो यहाँ से करंट I1, यहाँ पे करंट I2 आया, और यहाँ पे I1 और I2 मिलके वापस यहाँ पे I चले जाएंगे बैटरी के अंदर, I घुस गया वापस। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सर्किट डिज़ाइन है। अब ध्यान से देखोगे इस सर्किट के इस पार्ट में करंट है I2 और सर्किट के इस पार्ट में करंट है I1। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह करंट अलग अलग हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो यहाँ पर अगर करंट का मैग्नीट्यूड बदल दोगे अलग अलग जगह पर, अभी तक देखो हमारा आंसर जीरो क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स कैंसिल हो जा रहा था, इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन इस बार यहाँ का फोर्स देखो FI1 इंटू एल आएगा और यहाँ का फोर्स आएगा FI2 इंटू एल आएगा, तो दोनों कैंसिल थोड़ी होंगे, दोनों इक्वली थोड़ी डिवाइड होंगे। ठीक है, हाँ अगर दोनों इक्वली एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं तब कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर इस तरह से सिमेट्रिकल केस ले लिया है कि दोनों कुछ इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तब यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेमी सर्कुलर मीन्स अगर यहाँ पर दूसरा कोई यहाँ पर फिगर में सेमी सर्कुलर वायर ड्रॉ कर देता, तब ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तब ये फोर्स आपस में कैंसिल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व किस तरह से करना होता है देखो। हाँ, इसमें शायद नेट फोर्स जीरो आ जाए, बिकॉज हमने एग्जैक्टली सिमेट्रिकल केस लिया है कि करंट भी यहाँ पर एग्जैक्टली आधा आधा डिवाइड होगा। लेकिन कभी आपको इस तरह से फिगर दे दें, यहाँ पर देखो कभी इस तरह से फिगर दे दें आपको, अब यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर जो I करंट आएगा यहाँ पर जाएगा I1 और यहाँ पर जाएगा I2। तो भले ये क्लोज लूप है लेकिन यहाँ पर इसका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सेमी सर्कुलर है और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल है ही नहीं, I1 I2 एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व किस तरह करना होगा, यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके डिफरेंट फोर्स निकालना होगा और उसका नेट फोर्स हमको निकालना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, तो F क्रॉस B करेंगे। तो देखो पहली बात, इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज इसका डायरेक्शन है ऊपर और इसका डायरेक्शन होगा नीचे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज हमने एग्जैक्टली सिमेट्रिकल केस लिया है। यहाँ पर इसका तो नेट फोर्स जीरो आ ही जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं, हम अनसिमेट्रिकल केस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एक केस लेते हैं जिसके अंदर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ से इस तरह से एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से इस तरह से मैं एक सर्कल कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक, मान लेते हैं इसका लेंथ है L। ओके, अब मान लेते हैं इसका रेडियस जो है वो R है। ठीक है, तब देखो क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ से करंट I आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से करंट I आ गया, तो देखो यहाँ पर बिकॉज ये दोनों अब अनसिमेट्रिकल फिगर हो गया ना, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा और यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। अब दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, अब हमारा जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व किस तरह से करना होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का फोर्स निकालेंगे और दोनों का हम नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लेंथ L है, मान लेते हैं ये भी लेंथ L है, ये लेंथ भी L है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे इसका रेडियस R है। ओके, यहाँ पे इसका रेडियस R है। तो देखो सॉल्व करते हैं, पहले फोर्स फाइंड करते हैं इसकी तरफ। तो देखो मैं क्या करूँगा, L क्रॉस B करूँगा।
एल क्रॉस बी करूँगा तो फोर्स आ रहा है इस तरफ नीचे। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इनसाइड है, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है इस तरह से, ठीक है। तो मैं देखो एल क्रॉस बी करता हूँ तो इसका फोर्स आ रहा है इस तरफ, ये आ रहा है इसका फोर्स, और यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर करंट देखो इस तरह से फ्लो करेगा ना, और ये क्या है I1 करंट है। और यहाँ पे अगर मैं एल क्रॉस बी करता हूँ तो फोर्स आ रहा है ऊपर, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ इसका फोर्स। तो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, देखो मैं एल क्रॉस बी कर रहा हूँ तो फोर्स आ रहा है इसका इस तरफ, इसका फोर्स आ रहा है इस तरफ, ओके। एल क्रॉस बी कर रहा हूँ तो F1 का जो फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा BI1 × L, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से वायर है, लेकिन हम इसका लेंथ नहीं लेंगे, हम क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो हम क्या करता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेता हूँ जिसके अंदर करंट I2 है, ठीक है। देखो मैं इसके वजह से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या ले लिया एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो यहाँ पर इसका भी लेंथ जो हो जाएगा L हो जाएगा, है ना, ये L है तो ये भी L होगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, देखो मैं एल क्रॉस बी करता हूँ तो इसका डायरेक्शन आ रहा है इस तरफ, है ना, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, ये पूरे सेमी सर्कुलर वायर का। तो देखो जो F2 है ये F1 है, जो F2 है उसका डायरेक्शन भी इस तरफ आ रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है B × I2 × L, ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब बिकॉज दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री है ये दोनों फोर्स के ऊपर, तो हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं F नेट, जो कि आ रहा है B × I1 × L प्लस B × I2 × L। यहाँ पर हो जाएगा B × I1 प्लस I2 × L हो जाएगा, और I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 की वैल्यू है I। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा B × I × L हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रैंक मेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से रैंक बनते हैं और रैंक बिगड़ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि बैटरी कनेक्टेड तो नहीं कर दिया है, तो यहाँ पर देखो करंट बदल गया, करंट बदल जाए, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर केस में हमारा जो नेट फोर्स है वो 0 ही है। लेकिन अगर करंट सेम है वायर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सेम है वायर के अंदर, तो जो है वायर का नेट फोर्स 0 आएगा क्लोज लूप के अंदर, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी था, ओके। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, इस तरह केस आप समझ गए। हम यहाँ पर एक लास्ट केस क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बदल जाए तब कहानी क्या होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मान लेता हूँ यहाँ पर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड दी है वो दी है 0.3 वाई आई कैप प्लस 0.4 वाई जे कैप। मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरह से दी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म किस तरह से पता चला, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वाई पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। ये मेरा उल्टा कर दिया, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है देखो वाई पर डिपेंड कर रही है ना, मतलब जैसे जैसे वाई चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वाई पर डिपेंड कर रही है, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कभी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो यहाँ पर उसको आपको किस तरह सॉल्व करना है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी है, 0.3 वाई आई कैप हाँ, और 0.4 वाई जे कैप।
इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है। यहाँ पर डिफरेंट मान लेता हूँ कि करंट जो है मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट, सपोज ये मेरा पॉइंट 0 है और ये मेरा पॉइंट जो है y = 0 है और ये मेरा पॉइंट जो है y = 1 है। और मान लेता हूँ ये मेरा वायर दिया है एक, और मान लेता हूँ यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ से I, और जो करंट I की वैल्यू है वो दी गई है यहाँ पर 2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर इतनी वैल्यू हमको दी गई है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से करेंगे, y = 0 से लेके y = 1 तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो एक x एक्सिस में प्रेजेंट है और एक y एक्सिस में प्रेजेंट है। ठीक है, और मेरा करंट कैरिंग वायर इस तरह से है। सबसे पहली बात तो जो मेरा y एक्सिस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये वाला, ये करंट के पैरेलल है। देखो ये करंट के पैरेलल है कि नहीं। तब देखो यहाँ पर सपोज ये लेंथ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा मान लो, तो BIL लिखेंगे। तो यहाँ पर L वेक्टर और B वेक्टर, L वेक्टर एंड B वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। जो मेरा ये कंपोनेंट है J वाला कंपोनेंट, J कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री, है कि नहीं। इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। मतलब ये जो मेरा कॉम है इसके वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा 0। पहली बात तो ये। अब जो भी मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो सिर्फ ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है ना, उसकी वजह से ही आएगा, बिकॉज ये है और ये है। देखो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है I, जो कि y = 0 से लेके y = 1 तक है, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ जो कि 0.3 I कैप है। ठीक है, 0.3 I कैप। अब मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता हूँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे y इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है क्योंकि y = 0 है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 है क्योंकि y = 1 है। तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर बड़ा होगा, यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, समझ पड़ रहा है आपको केस। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो ये मेरा है y = 0 और यहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 I कैप। तो यहाँ पर मैं F की वैल्यू लिखूंगा, फोर्स की वैल्यू लिखूंगा। हमारे पास फोर्स, पहली बात तो यहाँ पर DL वेक्टर हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो हम DL वेक्टर डिफाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, वाई से यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा वायर है, तो मैं क्या करता हूँ वायर का छोटा सा रीजन लूँगा, यहाँ पर छोटा सा रीजन। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ से सपोज मान लेता हूँ कि वाई डिस्टेंस दूर में एक dy विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंटल रीजन लेता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंटल रीजन लेता हूँ dy, और यहाँ पर dy क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। ये तो आप ऐसा मान लो l, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको l मान लो। यहाँ पर l लेंथ दूर, आप dl लेंथ का एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ लोगे। ठीक है, और ये dl का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग द करंट, जो कि नेगेटिव y एक्सिस में होगा। देखो ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है ना, तो dl का डायरेक्शन क्या होगा, dl का डायरेक्शन होगा dl का डायरेक्शन होगा माइनस ऑफ dl इंटू जे कैप, है ना, माइनस ऑफ dl इंटू जे कैप, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका करंट है ना। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर dl का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर f की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, f की वैल्यू लिखूंगा पहली बात तो b क्या है मेरा 0.3 I कैप। ओके, b की वैल्यू क्या है 0.3 I कैप। I करंट I की वैल्यू क्या है, I लिख देता हूँ यहाँ पर, और L क्या है मेरा dl इंटू जे कैप। ये मेरा जो है इसकी वैल्यू है dl इंटू जे कैप। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर dl इंटू जे कैप हो गया ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, बिकॉज मैं कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो f इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, और देखो यहाँ पर y नहीं आएगा, यहाँ पे l आएगा,
0.3L। तो अच्छा मेरे को इसको यहाँ पे y रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल दिया था y दिया था, इसको dy ले लो, यहाँ पे ये हो जाएगा dy, खाली वेरिएबल बदला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा y, ओके। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो i बाहर आ गया और जो है अंदर बच क्या रहा है, अंदर बच रहा है i क्रॉस j। तो i क्रॉस j क्या होता है, i j k होता है, तो i क्रॉस j होता है k कैप, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 0.3y और इंटू डी वाई इंटू के कैप, यहाँ पे अंदर इस तरह से बचा। समझ पड़ रहा है कि नहीं आपको? मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्रॉस है ना, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे होता है के कैप ना, तो यहाँ पर अंदर बचा के कैप। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा मैं, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ आई कॉन्स्टेंट निकला बाहर, 0.3y डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं 0 से लेके 1 तक, तो y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, तो यहाँ पर 0.3 इंटू हो जाएगा y²/2, ओके। 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहे हैं ना, तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा 0.3 और इंटू करंट की वैल्यू क्या दी है हमको 2, बाहर करंट की वैल्यू भी है। देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ तक मेरा आया, ठीक है। अब F इक्वल टू माइनस ऑफ आई, करंट की वैल्यू क्या है मेरा 2 एम्पियर, ठीक है। 0 से लेके 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है 0.3y को, तो हो जाएगा 0.3y²/2 फ्रॉम 0 से लेके 1, ठीक है। अच्छा मूव कहाँ से कर रहे हैं, 1 से लेके 0 तक, यहाँ पे लिखो पहले 1 से लेके 0 तक, ठीक है। 1 से लेके 0 तक मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले 0 रखो फिर 1 रखो, तो यहाँ पे माइनस ऑफ, पहले 0 आ जाएगा फिर माइनस, फिर आ जाएगा यहाँ पे 1 रखोगे तो आ जाएगा 0.3, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.3 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से मेरा फोर्स आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म दी हो ना, तो आपको क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा, मतलब डायरेक्शन एक्शन निकाल के इंटीग्रेट करना होगा। तो होप्स आपको लेक्चर आज का समझ पड़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर के अंदर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, जे मीन्स लेवल तक में शायद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही पूछें, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी पूछते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपको नहीं भी समझ पड़ाइए तो हम रैपिड फायर राउंड लेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एडवांस जे मीन्स वो सब में आए हैं, तो उसके अंदर भी इसके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो होप सो वहाँ आपको समझ पड़ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।